यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2013 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग संवाहक है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोनिंग संवाहक का कार्य कौन करता है? तो SV40 जो है ये जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग संवाहक का कार्य करता है। पहले से इसमें टिक लगे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट विकल्पीय क्वेश्चन बताए थे, तब इस पे से बताया था। फिर अगला है, कौन सा ज्वर प्रोटोजोआ परजीवी है? ऐसा कौन सा बुखार है जो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया ज्वर होता है। और किसके द्वारा? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। फिर अगला है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ टमाटर है। फिर नेक्स्ट है, बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है। निषेचन ना हो भ्रूण बन जाए उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विकास से संबंधित दो सिद्धांतों के नाम बताइए। देखिए वैसे तो कोर्स से हट गया है लेकिन दो सिद्धांत ही पूछ रहा है, तो आप लैमार्कवाद बता सकते हैं, लैमार्कवाद। दूसरा डार्विनवाद बता सकते हैं, ऐसे उत्परिवर्तनवाद भी है। अब लैमार्कवाद का मूलभूत आधार क्या था? देखिए फिर से यहाँ पर दिया है, तो पार्ज इलेक्ट्रॉन की वंशगत ये छोड़ दीजिए। फिर अगला है, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए, इसकी उपयोगिता बताइए। तो रेड डाटा बुक क्या है? तो देश के समस्त जंतुओं व पौधों की छाती आसंकित जातियां इसमें शामिल हैं। यानी देश के समस्त जंतुओं और पौधों की छाती आसंकित जातियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। और रेड डाटा बुक को लाल आंकड़ों की किताब भी कहा जाता है, लाल आंकड़ों की किताब। और इन सभी जंतुओं का लेखा जोखा इसमें है। जो छाती आसंकित हैं, जो खो रहे हैं, इन सभी जंतुओं का लेखा जोखा इसमें है। इससे इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। उपयोगिता क्या है? तो भाई उसमें सब लिखा जोखा है कि कहाँ पर क्या है, कौन सा जंतु खत्म हो रहा है, तो उसको बचाया जा सकता है, ये उपयोगिता है। फिर अगला है, संक्रामक व असंक्रामक रोगों में अंतर बताइए। तो देखिए संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे सर्दी जुकाम है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कैंसर है। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी बताना है किसे कहते हैं। तो मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना। मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? तो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इस प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है, पूरा जाल सा बना होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में क्या उपयोग है? यानी बायोटेक्नोलॉजी का मानव जीवन में उपयोग बताना है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में है, डेयरी में है, पशुपालन में है, और फसलों को ज़्यादा उत्पन्न करने में है, औषधि निर्माण में है, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी में है, ट्रांसजेनिक पादपों में है। तो बहुत सारा उपयोग है इसका, बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवांशिकी का जन्मदाता कौन है? पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवांशिकी के पिता कौन है या जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और पृथक्करण के नियम की अगर बात की जाए तो जल्दी से चित्र से समझ लेते हैं। देखिए इसमें इन्होंने कैपिटल TT शुद्ध लंबे पौधों को लिया था, शुद्ध लंबे पौधे, और इधर स्मॉल TT शुद्ध बौने पौधों को लिया था। और दोनों के बीच में संकरण कराने पर इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। संकर लंबे पौधे पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया मेंडल ने कि इसमें स्वपरागण करवाया। और स्वपरागण करवाने पर पहले में कैपिटल TT यानी शुद्ध लंबे थे, फिर यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल T यानी कि संकर लंबे, और यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इस तरह से 1:2:1 का अनुपात इसमें प्राप्त होता है। यानी 25% कह लीजिए कि
शुद्ध लंबे पौधे, 25% शुद्ध बौने पौधे और 50% संकर लंबे पौधे इसमें प्राप्त हुए। तो ये पृथक्करण का नियम है। मेंडल के सभी नियम मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो प्रोटीन संश्लेषण है इसमें आरएनए की भूमिका क्या होती है, इसकी विवेचना करना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए कह लीजिए एक तरह से। तो ये तो मुख्य हैं। जो एमआरएनए है ये आनुवंशिक कूट इस पर उपस्थित होता है। आनुवंशिक कूट यानी कूट का विशिष्ट प्रोटीन विशेष लक्षण के लिए उपस्थित होता है। या कह लीजिए कि एमआरएनए, जो एमआरएनए है कोडान के लिए उचित अमीनो अम्ल को ले जाता है ये। और जो टीआरएनए है, टीआरएनए पर क्या होता है कि प्रतिकूट उपस्थित होते हैं, प्रतिकूट उपस्थित होते हैं। इस पर आनुवंशिक कूट, इस पर प्रतिकूट उपस्थित होते हैं और ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं, राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करते हैं। और आपको बता दें कि अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? राइबोसोम तक ले जाते हैं। तो अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। और जो आरआरएनए है ये राइबोसोम बनाने में भाग लेता है, यानी राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम जब बन गया है तो राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये जिसने जो राइबोसोम बनाया है इसी पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। इस तरह से आरएनए की भूमिका होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है? तो देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक दो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। तो जो जंगली जानवर हैं क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को कंट्रोल करते हैं। जो जंगल में अन्य बहुत सारे जीव होते हैं उनकी संख्या को सीमित रखने में सहायता करते हैं, यह सहायक होते हैं। अगर ये नष्ट हो गए तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, या पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति को समझाइए। जैसे वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ तो वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण जिन अंगों का अधिक उपयोग हुआ, ऐसे अंग जिनका उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे अंग, लैमार्क ने बताया कि ऐसे अंग जिनका उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं और ऐसे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर के मुख्य लक्षण बताइए तथा इसे फैलने वाले कारक का नाम तथा बचाव का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जो डेंगू ज्वर होता है इसमें तेजी के साथ ठंडी लगती है। जब डेंगू बुखार आता है तो तेजी के साथ ठंडी लगती है और सिर दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और जी भी मिचलाता है, जी मिचलाता है। और फिर कहा गया है कि कारक का नाम, तो एडीज एजिप्टी मच्छर जो है ये फैलाता है, ये कारक होता है। फिर बचाव का उल्लेख कीजिए कहा गया है। तो बचाव कैसे करेंगे? जल इकट्ठा ना होने दें, जल को ढक कर रखें, कीटनाशक का छिड़काव करें, कीटनाशक का छिड़काव करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। फिर अगला क्वेश्चन है, एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं? इसके बचाव, उपचार व नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो जो एस्केरियासिस है ये एस्केरियासिस एस्केरिस से उत्पन्न होता है। एस्केरियासिस रोग एस्केरिस से उत्पन्न होता है, जो पेट के कीड़े होते हैं वही होता है ये। और ये आंतों का परजीवी होता है, आंतों में जाकर चिपक जाता है, आंतों का परजीवी होता है ये। और इसमें होता क्या है कि अपच होती है,
बेचैनी होती है, पेट में दर्द होता है, हल्का बुखार भी आता है और ये संदूषित पानी पीने से हो जाता है, संदूषित खाना खाने से हो जाता है। अगर इससे बचाव करना है, नियंत्रण करना है तो खाने से पहले साबुन से हाथों को धोएं, अच्छे से साफ सफाई रखें, पानी को ढक कर रखें आदि। अगला क्वेश्चन है बसंतीकरण पर टिप्पणी लिखिए। बसंतीकरण क्या होता है? तो देखिए, पुष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखा जाता है। पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखने की प्रक्रिया ही बसंतीकरण कहलाती है और इस विधि के द्वारा शीत पादपों को बसंत पादपों में बदला जा सकता है। जो शीत पादप होते हैं उनको बसंत पादप में बदला जा सकता है और फसलों को प्राकृतिक प्रभावों से बचाया जा सकता है। जो प्राकृतिक प्रकोप आते हैं उनसे बचाया जा सकता है। पौधों में जल्दी पुष्पन लाया जा सकता है। तो इतने सारे इसके लाभ होते हैं। फिर अगला है बिलगन पर टिप्पणी लिखिए। बिलगन क्या है? तो पौधों से पत्तियों, पुष्पों, फलों का गिर जाना। कोई पौधा है, इससे पत्तियां गिर जाएं, फल गिर जाएं, पुष्प गिर जाएं, इन सब का गिरना ही क्या कहलाता है? बिलगन कहलाता है। फिर अगला है निषेचन एवं द्विनिषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। चित्र से समझ लेते हैं। ये अंड कोशिका है, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक है, द्विध्रुवीय केंद्रक है। अब यहाँ से पराग नलिका आई और जनन केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें से जो पहला केंद्रक है ये जाकर के अंड कोशिका से संलयित होता है तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। जो पहला युग्मक है ये जाकर के अंड कोशिका से संलयित हुआ तो इसे निषेचन कहते हैं। फिर ये जो दूसरा वाला केंद्रक है ये द्विध्रुवीय केंद्रक से, इससे ये दूसरा वाला केंद्रक इससे जाकर संलयित हो जाता है तो इसे त्रिसमेकन और इस पूरी क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। क्योंकि दो बार निषेचन हुआ, यहाँ एक बार और एक बार यहाँ, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है और इसी को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहा जाता है। इससे त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रजातियों में प्रतियोगी प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रजातियों यानी जातियों में प्रतियोगी का मतलब होता है कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब ये है कि वो चाहे भोजन को लेकर के लड़ाई हो, चाहे जल को लेकर के लड़ाई हो, चाहे आगे बढ़ने को लेकर के लड़ाई हो। कहने का मतलब ये है कि सीमित संसाधनों के लिए जो लड़ाई होती है, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रजातियों में प्रतियोगी प्रभाव कहा जाता है। कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं? आगे बढ़ने को लेकर के, भोजन को लेकर के, जल को लेकर के ये प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का उल्लेख कीजिए। तो ये कोरोना के कारण क्वेश्चन घटा हुआ है, इसको हटा देंगे। फिर अगला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषकों का विवरण दीजिए और पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। तो जो CFC गैस होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये ओजोन परत का क्षय करती है और अगर ओजोन परत का क्षय हो गया तो ओजोन छिद्र हो जाएगा। ओजोन छिद्र होने से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो आ जाएंगी, जहरीली किरणें, और उस किरणों से जीवों की हानि होगी, त्वचा झुलस जाएगी, कैंसर वगैरह हो जाएंगे। तो इस तरह से पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व ये है कि ये हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं इनको पृथ्वी पर आने से ये रोकती है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये दोनों कोर्स में नहीं है, हटे हुए हैं कोरोना के कारण। त्रिसंलयन क्या है, कहाँ पर संपन्न होता है? अभी मैंने आपको बताया था भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होता है। और त्रिसंलयन कैसे होता है अभी आपको चित्र से समझाया भी है। पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण विधियों का उल्लेख करना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, तो अभी मैंने बताया था चिकित्सा के क्षेत्र में, डेयरी उद्योग में और नए नए पादपों को उत्पादन में, नए नए जंतुओं के उत्पादन में बहुत सारे उपयोग हैं इसके। रक्त का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का
और इसके बाद है लिंग सहलग्न लक्षण, तो वंशागत वाले लक्षण बताना है आपको, जो वर्णांधता है, जो हीमोफीलिया, उसके बारे में डिटेल से समझाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल को समझाइए और डीएनए व आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विकुंडली मॉडल को डिटेल से समझाना है, वाटसन और क्रिक वाला। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको समझाया है। उपयुक्त आरे की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आएगा जरूर, इसलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग तैयार कर लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, तो ये क्वेश्चन हटा हुआ है, इसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा। फिर अगला है अथवा करके वनोन्मूलन के क्या कारण है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यानी वन के कटने का क्या क्या कारण है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद। 4 अप्रैल 2022 को जो जीव विज्ञान का पेपर हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है? तो डबल फर्टिलाइजेशन को पूछा गया था। तो एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, यानी कि इसमें दूसरा वाला सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। जहां पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है तो नाभिका या हाइलम से जुड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है टीबी के टीके का नाम है। टीबी का टीका बीसीजी का टीका कहलाता है। बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का वाला क्वेश्चन है पुष्प में दल का क्या कार्य है। तो जो पुष्प में दल होते हैं ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करना इनका कार्य होता है। कीटों को आकर्षित करना इनका कार्य होता है। फिर अगला है वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो वृषण के 2 प्रमुख कार्यों में पहला कार्य हो जाएगा नर हार्मोन का स्राव करना, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, और दूसरा हो जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। फिर अगला है आईयूडी का पूरा नाम क्या है। तो इंट्रायूट्रीन डिवाइस होता है। इंट्रायूट्रीन डिवाइस ये गर्भ को रोकने की एक विधि है, इसे कॉपर टीबी कहा जाता है। कॉपर टीबी इसका नाम है आईयूडी का। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए वृषण के कार्य मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। डाउन सिंड्रोम बहुत बार आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। कई सारे मॉडल पेपर में मैंने रखा था और डाउन सिंड्रोम आ गया। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र में जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं पेयर में, तो 21वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और 3 गुणसूत्र होने से ट्राइसोमी अवस्था हो जाती है। तो ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, ये विकार उत्पन्न हो जाता है और इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है। फिर अगला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। 2 अंतर लिखना है। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, और जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है अथवा न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें 1 गुणसूत्र होता है और जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। लघु उत्तरी का तीसरे का पहला है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये रेड डाटा बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। तो रेड डाटा बुक क्या है, ये इसमें जो छाती आशंकित जातियां हैं, छाती आशंकित जातियों की लिस्ट है, ये छाती आशंकित जातियों की लिस्ट है, इसीलिए इसको रेड लिस्ट भी कहा जाता है। इसमें जो जातियां विलुप्त हो गई हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है ताकि वहां से देखकर उनको लुप्त होने से बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। फिर अगला है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। तो जो मलेरिया रोग है ये एक संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है, प्लाज्मोडियम से होता है और इसको फैलता कैसे है,
तो मादा एनाफिलीज मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसकी रोकथाम के उपाय कैसे करेंगे? तो गंदगी की रोकथाम करके कर सकते हैं, और जो रोगी व्यक्ति है उसको दूर रख के कर सकते हैं, डिपेंडाल दवाई दे सकते हैं, आदि दवाओं को देकर के इसको रोका जा सकता है। फिर अगला है पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? तो देखिए, पेय पदार्थ और डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीवों की सहायता से किण्वन विधि से बनाया जाता है। जैसे डबल रोटी में है तो डबल रोटी में ये जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। जो ईस्ट होता है ये ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी से किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। फिर इसी में घ नंबर है पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता क्या है? तो कई बार मैंने बताया था पुनर्योगज डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। और देखिए आ गया प्रश्न। तो पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? जब किसी एक जीव, ये दूसरा जीव, ये इसके डीएनए को निकाला गया, इसके डीएनए को निकाला गया, एक नया जीव बनाया गया, एक नया डीएनए बनाया गया, इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और इसकी उपयोगिता क्या है? तो पुनर्योगज डीएनए के माध्यम से जैसे फसलों का निर्माण किया गया है तो इन फसलों से अधिक उत्पादन होता है। ऐसे जीव अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह बनाई गई तो अधिक अंडे देती हैं, गाय बनाएगा तो अधिक दूध देता है। बहुत सारे इसके उपयोग है, चिकित्सा में भी उपयोग है। इसी तरह आप उपयोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाले में मैंने बताया था कि बीटी कपास पर टिप्पणी जरूर आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए बीटी कपास पर टिप्पणी आ गई है। और बीटी कपास मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वाले में, बीटी क्या होता है? बैसिलस थोरिंजिएसिस होता है। और इस जीवाणु, जो ये जीवाणु होता है, ये मिट्टी में पाया जाता है, बैसिलस थोरिंजिएसिस। और इसके स्पोरों में एक एंटीटॉक्सिन विष, एंटीटॉक्सिन जैव विष होता है, और उसी की सहायता से ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, जिससे इसके द्वारा बनाई गई फसलें कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, कीटों को उसमें कीट नहीं लगते हैं। तो इस तरह से टिप्पणी लिख देना था। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर का पहला है एक आवृत बीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का चित्र। देखिए बीजांड की संरचना का चित्र मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परागकोश भी बताया था लेकिन वो नहीं आया, बीजांड आ गया है। बीजांड की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 10 चित्र मैंने बताए थे उसमें भी था। और बीजांड की संरचना आपको इस तरह से बनाना था, ऐसे ऐसे ये इधर द्वार हो जाएंगे, ये इधर, और बीच में भ्रूण कोश बना करके यहाँ पर अंड कोश का है, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक इधर बना देना था और इसके सब नामांकन कर देना था। इस तरह से बीजांड का चित्र बनाना था। फिर अगला है पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था कि पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसको मैंने समझाया भी था अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, यानी प्रोटीन बनने में आरएनए का योगदान बताना है। तो इसमें देखिए सेंट्रल डोग्मा वाला हाल लगता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता, बड़ी प्रोसेस है, इसको डिटेल से समझाया था आप लोगों को। फिर अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसको देखिए मैंने अपने मॉडल पेपर में लिया था और कई बार मॉडल पेपर में लिया था, बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आ गया है मलेरिया परजीवी वाला में, लैंगिक जनन मच्छर में, अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है। तो मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है इसका जीवन चक्र 2 पोषोदों में पूरा होता है, लैंगिक जनन मच्छर में, अलैंगिक जनन मनुष्य में। इस पर फुल वीडियो मैंने आपको समझाया भी था अच्छे से। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था, जैव उर्वरक क्या है। मॉडल पेपर में भी इसको लिया था कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है। ऐसा उर्वरक जिसमें जैविक पदार्थ मिला हो उसे जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे कंपोस्ट खाद था, गोबर की खाद थी और केचुए की खाद थी। और कृषि में इनका उपयोग क्या है, तो सारी चीजें आपको बताई गई थी। फिर प्लाज्मिड वेक्टर, देखिए प्लाज्मिड वेक्टर आ गया है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इसको वेक्टर के रूप में प्रयोग करके बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए जो जीन थेरेपी है इसमें एडीए का एडिनोसिन डीएमिनेज वाला जो बच्ची पर प्रयोग किया गया था पहला, और यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है और इससे टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है इसकी कमी से निष्क्रिय हो जाती हैं। फिर अगला है किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों के नाम, बहुत ही आसान आ गया है और इसको मैंने बताया भी नहीं था, आ गया है क्वेश्चन ये। तो 2 कीट भक्षी पौधों के नाम आप यूट्रिकुलेरिया लिख सकते हैं, ड्रोसेरा लिख सकते हैं, डायोनिया लिख सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं।
फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था जैव विविधता क्या है, और कई बार इसको मॉडल पेपर में भी आपको बताया था, क्वेश्चन आ गया है जैव विविधता पर परिभाषा लिखिए, जीवों में होने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट से फंसे हैं। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कितनी बार मैंने आपको बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आएगा जरूर, आएगा जरूर, और देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया। बहुत से लोग कहते थे अगर नहीं आएगा तो क्या आपको पता है, मुझसे कमेंट करने आते थे, लेकिन देखिए ना जाने कितने क्वेश्चन आ गए हैं हमारे द्वारा बताए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन खंडों में रिपीटेटिव सीक्वेंस को ज्ञात करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। फिर अगला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए, मानव स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला है सूक्ष्म जीव के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए, सूक्ष्म जीव की सहायता से जो औषधि उपयोग है इसका, जैसे पेंसिलिन वगैरह बनाई गई थी, उन सभी चीजों का वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए कितनी बार आपको बताया था मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन, नर भी बताया था, मादा भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी रखा था, मॉडल पेपर में भी रखा था, कई जगह से आपको बताया था, और देखिए आ गया है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा में लगा है आवृत बीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के चित्रों की सही समझा। इसको 2 मॉडल पेपर में मैंने रखा था और देखिए आ गया है। फिर अगला है मेंडल के प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम। देखिए प्रभाविता और पृथक्करण के नियम को, मेंडल के सभी नियमों को मैंने इंपॉर्टेंट में रखा था और क्वेश्चन आ गया है मेंडल के नियम। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उदाहरण उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डीएनए की संरचना का वाटसन और क्रिक मॉडल आएगा जरूर, आएगा जरूर, ना जाने कितने मॉडल पेपर में मैंने इसको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया, और देखिए आ गया है क्वेश्चन। फिर अगला है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो ये तो खैर नहीं बताया था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में आपको रखा था और ये देखिए आ गया है। और फिर बायोस्फीयर रिजर्व कल के मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2012 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले पेपर को हल कर लेते हैं। पेपर हल करने से पहले आपको बता दें कि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोरोना के कारण हट गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग भी हटा देंगे। कोरोना के कारण जो क्वेश्चन हटे हुए हैं उन क्वेश्चन की जगह पर अब नए क्वेश्चन आएंगे कोर्स से संबंधित, जो कोर्स दिया गया था 70%। तो पहला क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम था, यानी प्रभाविता का नियम किसका था? तो प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इनके 2 प्रयोग थे, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण। इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा संकरण प्रयोगों में प्रयोग किया गया। तो 4 मटर के पौधों के नाम लिखे गए हैं, यानी 4 मटर लिखी गई हैं, इसमें से वाटिका मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। जो मेंडल थे इन्होंने वाटिका, क्योंकि एक चर्च में पादरी थे मेंडल, तो वहां पर वाटिका थी या उद्यान था, उसी मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब है युग्मनज प्रायः होता है आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो देखिए नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिल जाता है तो युग्मनज बन जाता है। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक अगुणित होता है, तो ये जो युग्मनज होता है ये 2n हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, तो द्विगुणित सही होगा इसमें। बेटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? बीटी कपास कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता, कीटों के, इससे जो बीटी से बनती है फसलें उसमें कीट नहीं लगते हैं। अब बीटी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है किसी वायु प्रदूषक गैस का नाम लिखिए जो अम्लीय वर्षा बनाती है। एक वायु प्रदूषक गैस का नाम लिखना है जो अम्लीय वर्षा को बनाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये वायु प्रदूषक गैस है, वायु को प्रदूषित करती है और अम्लीय वर्षा भी बनाती है। फिर अगला है वातावरण कौन से कारकों के द्वारा निर्मित होता है, यानी जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, ये कौन से कारकों के द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए जैविक और अजैविक कारकों के द्वारा निर्मित होता है। अब जैविक कारकों में जीवमंडल आ जाएगा, यानी जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और अजैविक कारकों में जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सब आ जाते हैं। तो इन सभी कारकों से मिलकर बना होता है, निर्मित होता है।
प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में अंतर लिखना है। तो देखिए कोई पौधा है, जैसे ये कोई पौधा है, इसमें नीचे जड़ें भी होंगी, तो पौधे के वे भाग जो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, अब ये मिट्टी से ऊपर है, यहाँ सूर्य देवता है, तो प्रकाश की तरफ ये गति कर रहे हैं, तो पौधे के ऐसे भाग जो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, ऐसी गति को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। और ऐसे भाग जो अंधेरे की तरफ गति करते हैं, गुरुत्व की तरफ गति करते हैं, ये कह लीजिए गुरुत्व यानी पृथ्वी के अंदर की ओर गति करते हैं, तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। फिर आते हैं अगले पर, किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। किण्वन में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। किण्वन में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उसे ही किण्वन कहा जाता है। मनुष्य में आमातिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? आमातिसार, तो ये अमीबिएसिस रोग है। जो आमातिसार है ये अमीबिएसिस होता है, और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। अगर आप एंट अमीबा पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। औषधि व्यसन क्या है? औषधि व्यसन, तो देखिए ऐसी बीमारी जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष औषधि की लत लग जाती है। ऐसी बीमारी जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष औषधि की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? औषधि व्यसन कहा जाता है। कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष औषधि की, विशेष दवाई की लत लग गई है, तो उसे ही औषधि व्यसन कहते हैं। फिर निकोटीन क्या है? यह किस पौधे में पाई जाती है? तो देखिए निकोटीन क्या है? एक एल्कलाइड होता है, एक रासायनिक एल्कलाइड है, और ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। जंपिंग जीन को समझाइए। जंपिंग जीन, तो देखिए ऐसे जीन जो स्थान बदलने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जीन जो स्थान बदलने की क्षमता रखते हैं, उन्हें जंपिंग जीन कहा जाता है। और फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जीन को परिभाषित कीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? जीन को परिभाषित करना है, कहां पाए जाते हैं? तो देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं निहित होती हैं। यानी डीएनए पर न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचनाएं होती हैं वो निहित होती हैं, उसे ही कह लीजिए कि जीन कहा जाता है। और जीन गुणसूत्रों पर पाया जाता है। कहां? तो गुणसूत्रों पर। डीएनए अणुओं की संरचना के 4 गैप नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो इरविन 4 गैप थे, इन 4 गैप ने क्या बताया था कि डीएनए अणु में जो क्षारक होते हैं, जो क्षारक है, जो बेसिस होते हैं, ये क्षारक प्यूरीन और पिरामिडीन होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो प्यूरीन होता है ये पिरिमिडीन के बराबर होता है। प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो एडेनिन है ये थायमिन के बराबर होता है, और जो साइटोसिन है ये ग्वानिन के बराबर होता है। और एडेनिन प्लस थायमिन व ग्वानिन प्लस साइटोसिन ये एक ही जाति के अगर जीव हैं तो समान होते हैं, लेकिन अगर भिन्न भिन्न जातियों के जीव हैं तो इनकी मात्रा अलग अलग होती है। ये इन्होंने 4 गैप ने अपने नियम में बताया था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए। कि प्रोटीन संश्लेषण में जो भाग लेते हैं एमआरएनए है, एमआरएनए भाग लेता है, और टीआरएनए भाग लेता है। अब जैसे ये जो एमआरएनए है ये आनुवांशिक जो कोड होता है, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक जो कोड होता है, आनुवांशिक कोड इस पर उपस्थित होता है। एमआरएनए पर
आनुवांशिक कूट उपस्थित होता है, या कह लीजिए कि कूट का विशिष्ट क्रम प्रोटीन विशेष के लिए इस पर होता है। जो कूट का विशिष्ट क्रम है वो प्रोटीन विशेष के लिए इस पर होता है, यानी कि mRNA कोडान के लिए उचित अमीनो अम्ल ले जाता है। ये जो mRNA है, जो मैसेंजर RNA है, और ये जो tRNA है इस पर प्रतिकूट उपस्थित होते हैं, प्रतिकूट उपस्थित होते हैं, और ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको राइबोसोम तक पहुंचाते हैं, राइबोसोम तक ले जाते हैं। और ये जो rRNA होता है ये राइबोसोम बनाने लगता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है, बनाता है। और राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण क्रिया इसी पर होती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है राइबोसोम पर ही होती है। क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम पर ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला है जीनी विभिन्नता उत्पन्न करने में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के योगदान का आकलन कीजिए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के योगदान का आकलन करना है। तो आपको बता दें जो कोशिका विभाजन है वो भी अर्धसूत्री वाला, इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 पुत्री कोशिकाएं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे गुणसूत्र होते हैं और ये आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से अलग। अगर इसकी आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर देखिए कपि तथा मानव में 4 अंतर लिखना है। तो कोरोना के कारण ये क्वेश्चन हटा हुआ है, इसकी जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। आर्थिक महत्व वाले किन्हीं 2 कीटों का जैव वैज्ञानिक नाम तथा उनके उत्पाद के आर्थिक महत्व का उल्लेख कीजिए। ये भी हटा हुआ लेकिन बता देते हैं आपको जल्दी से। तो आर्थिक महत्व वाले 2 कीट, जैसे एक है रेशम कीट, रेशम कीट इसका जैव वैज्ञानिक नाम कहा गया है तो बॉम्बेक्स मोरी हो जाएगा, बॉम्बेक्स मोरी इसका जैव वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और रेशम कीट से रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, बनारसी साड़ियां बनाई जाती हैं, अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। ये जो रेशम कीट से रेशम मिलता है इससे। फिर अगर दूसरे की बात की जाए, एक तो हो गया रेशम कीट, दूसरा मधुमक्खी ले लीजिए। मधुमक्खी, मधुमक्खी से शहद बनाया जाता है, शहद उत्पादन होता है और ये विभिन्न प्रकार के रोगों में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी है, जो बायोटेक्नोलॉजी 3 नंबर का आया तो थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए कि किसी व्यक्ति के जो जैविक अंश होते हैं उसकी पहचान की जाती है। किसी व्यक्ति के जैविक अंशों की पहचान की जाती है, जैसे डीएनए की पहचान करना, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको बताया गया था। फिर है इसमें दूसरा आप लिख सकते हैं पॉइंट की अधिक उत्पादन देने वाले जीवों का विकास करना, अधिक उत्पादन देने वाले जीवों का विकास करना। और फिर है तीसरा आप लिख सकते हैं इसी में कि कीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास करना, कीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास करना। ऐसे ही जैसे मुर्गी कम अंडे देती थी, जो अब ज्यादा अंडे देने लगेगी इससे, और बहुत सारे इसमें उपयोग हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे ही। अगर आप जानना चाहते हैं तो फुल डिटेल मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जैव विविधता के खतरे पर टिप्पणी लिखना है, जैव विविधता के खतरे पर। तो देखिए जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, इन मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता खतरे में आ गई है। मानवीय गतिविधियों के कारण जो जैव विविधता है वो खतरे में आ गई है। अब इसमें कौन कौन सी चीज, जैसे अधिक जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वनों का जो कटाव हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सभी इस पर प्रभाव डालते हैं मिलकर के। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा वनों का विनाश है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का विनाश ही जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है। फिर हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखना है। हॉट स्पॉट क्या है? तो जैसे कोई क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो 4 क्षेत्रों में यहाँ जितने जीव हैं, जीव जातियां हैं, यहाँ जितनी जीव जातियां, कोई बराबर नहीं कि यहाँ जितनी जीव जातियां होंगी उतनी ही जीव जातियां यहाँ होंगी। ये भी नहीं है कि यहाँ जितनी जीव जातियां हैं उतनी ही यहाँ जीव जातियां होंगी। कहने का मतलब है कि सभी स्थानों पर जीव जंतु बराबर नहीं होते हैं। उसी तरह से जो जैव विविधता है, जीव में विविधताएं हैं, वो भी समान नहीं होती हैं। जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक होगी वहां उस स्थान को क्या कहेंगे?
यानी जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक है, बहुत सारे जीव जातियां हैं, उसे मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है। मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक होती है। और हॉट स्पॉट पूछा गया क्या है, तो हॉट स्पॉट संसार में मेगा डायवर्सिटी जोन वाले वह क्षेत्र हैं। कह लीजिए हॉट स्पॉट क्या है, तो हॉट स्पॉट मेगा डायवर्सिटी जोन वाले वह क्षेत्र हैं जहां पर जंतु व पादपों की जातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, अधिक संख्या में पाई जाती हैं, और उनके विनाश की अत्यधिक संभावनाएं हैं, उनके विलुप्त होने की अत्यधिक संभावनाएं हैं, इसीलिए उसको हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्मायन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए भूमंडलीय उष्मायन यानी कि जो भूमि की गर्मी है, जो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, उसे ही भूमंडलीय उष्मायन कहा जाता है। तो इसके विभिन्न कारक कौन कौन से होंगे, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पहला कारक हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन हो जाएगी, सीएफसी गैस हो जाएगी, सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो आदि ये इसके कारक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला है, वृषण तथा अंडाशय प्रत्येक के 2-2 कार्य लिखिए, यानी वृषण के भी 2 कार्य लिखना है और अंडाशय के भी 2 कार्य लिखना है। तो देखिए जो वृषण है, वृषण क्या करता है कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है, पहली बात तो ये। और दूसरा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी करता है। तो पहला शुक्राणुओं का निर्माण करता है, दूसरा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। इसी तरह से जो अंडाशय है, अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। फिर अगला है, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो देखिए जो डीएनए होता है ये केंद्रक, जैसे कोशिका है तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, यानी जो ये क्रोमैटिन होता है एक तरह से गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं पर डीएनए पाया जाता है, यानी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर मिलता है डीएनए। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है और केंद्रक के जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका में भी आरएनए पाया जाता है। और इसी तरह से जो डीएनए है ये द्विकुंडलिनी होता है, डीएनए द्विकुंडलिनी होता है, जबकि जो आरएनए होता है ये एक कुंडलिनी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड चेन होती है इसमें। और जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसी तरह से फिर अगला है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं, पशु प्रजनन क्या उद्देश्य है, यानी पशु प्रजनन के उद्देश्य बताना है। तो देखिए ये कोर्स से हटा हुआ है, कोर्स में नहीं है, लेकिन नस्ल क्या है, जैसे वंश एक हो, उसका स्वभाव एक हो, जात देखने में एक जैसे हो, तो यही सब नस्ल होता है। क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। देखिए यदि हाँ तो क्यों कहा गया है, तो विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है। हाँ लिखेंगे, हाँ विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है ताकि बच्चों को यौन शिक्षा, जनन अंगों, उससे जुड़े परिवर्तनों, सुरक्षित यौन क्रियाओं के बारे में अधिक से अधिक सही जानकारी प्राप्त हो, इसलिए यौन शिक्षा आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को परिभाषित कीजिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, प्राकृतिक चयनवाद। देखिए कोर्स से हटा हुआ, इसकी जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। अगर वो आप नहीं करते हैं तो अथवा लगा हुआ है, 2 पर टिप्पणी लिखना है, 3 टिप्पणी रहेगी। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, लिंग सहलिंग लक्षणों की वंशागति, सुजनन की, इन सब पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जीनी इंजीनियरिंग एवं उसके अनुप्रयोग पर निबंध लिखिए। अनुप्रयोग यानी उसकी उपयोगिता, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार भी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है, मानव हित में पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी की 4 उपयोगिताएं लिखिए। बात वही है, चाहे ये करें चाहे ये करें, इसके बारे में 4 उपयोगिताएं आप लिख सकते हैं। फिर अगला है, आपुष्पी पौधों, आपुष्पी पौधा मतलब हुआ अनावृति बीजी पौधे में आलिंगी जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियों का उल्लेख करना है। तो चैनल में अपलोडेड है वीडियो, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।
पर्यावरण से आपका क्या अर्थ है? तो हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर हल हो गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर कोड 348 GP को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। फिर अगला है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु अथवा वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो किसी किसी में RNA पाया जाता है, किसी किसी में DNA पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन से होगा DNA अथवा RNA होता है। फिर अगला है, श्वेत रुधिर कणिकाओं या श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, यानी जो WBC है जब अधिक बनने लगती हैं तो क्या होता है? तो ल्यूकीमिया हो जाता है। ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर है। अगर आप इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं ब्लड कैंसर पर, तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, DNA के रासायनिक चाकू हैं। DNA के रासायनिक चाकू तो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, जैसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज था, आणविक कैंची जिसको कहा था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम लिखिए। अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कहा गया है, तो पहला हार्मोन हो जाएगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, अथवा इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, अथवा शॉर्टकट में STH कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा LH हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आपको बता दें, जो पीयूष ग्रंथि है इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप लोग इस ग्रंथि पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह O वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है, उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो देखिए, उनके बच्चों में O और AB को छोड़कर, O और AB रक्त वर्ग को छोड़कर कोई भी रुधिर वर्ग हो सकता है। मतलब उनकी संतानों में रुधिर वर्ग A और B होगा, A और B। फिर अगला है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पुष्पी पौधों में एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, उनके एक ही भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है, इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तथा दूसरा द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है। इसी क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। अगर निषेचन की खोज कहता तो स्ट्रासबर्गर हो जाता, द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में 2 अंतर लिखिए। देखिए, जो DNA है ये कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो RNA है ये केंद्रक की केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो DNA है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जो RNA है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जो DNA है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है। फिर अगला है, फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो रोग कारक बाउचेरेरिया ब्रैंकेप्टाई है, बाउचेरेरिया ब्रैंकेप्टाई। और इसका वाहक अगर पूछता तो क्यूलेक्स पाइपियंस हो जाता। वाहक क्या होता? क्यूलेक्स पाइपियंस। फिर अगला क्वेश्चन है, DNA में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। DNA में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां पाई जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है। मतलब प्रत्येक DNA अणु 3 यौगिकों से मिलकर बना होता है, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। फिर अगला है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए। देखिए, सहोपकारिता में क्या होता है कि 2 सहभागी होते हैं, दोनों सहभागी समान रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं या कहीं समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे लाइकेन और साइकस की जड़ें थी। फिर अगला क्वेश्चन है,
उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैटिन को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक से प्राप्त होती है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होती है, जबकि जो स्टैटिन है स्टैटिन मोनस्कस परफ्यूरियस से प्राप्त होती है, मोनस्कस परफ्यूरियस से। फिर अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं? तो देखिए न्यूक्लियोसोम का ये एक नामांकित चित्र है, आपको दिखा रहा हूं। ये नामांकित चित्र न्यूक्लियोसोम का है और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली में 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं, 200 क्षार युग्म। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो आप लोग स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं ये प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। जो आप चित्र देख रहे हैं ये शुक्र जनन नलिका की संरचना का चित्र है। और आपको बता दें प्रत्येक वृषण अथवा टेस्टिस में 1 से 3 तक अत्यधिक कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हर एक शुक्र जनन नलिका 2 तरीके की कोशिकाओं से घिरी होती है। पहली जर्म कोशिकाएं अथवा स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, दूसरी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए। गुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। मैंने कई बार बताया था कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण अधिक इंपॉर्टेंट है, आएगा। शुक्र जनन नलिका की संरचना को बताया था, आएगा। देखिए आ गया है। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? देखिए जो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन है ये सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम मधुमक्खियों में पाया जाता है। आपको बता दें कि मधुमक्खियों में अनिषेचित अंडे से विकसित होकर नर बनते हैं। निषेचित अंडा नहीं होता है, अनिषेचित अंडे से विकसित होकर के नर बनते हैं और वे अगुणित होते हैं, और निषेचित अंडे से मादा के रूप में विकसित होते हैं जो द्विगुणित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? मनुष्यों के लिए लाभकारी इसके 2 उपयोग लिखिए। 2 जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और आपको बता दें इससे कीड़क प्रतिरोधी जातियों का विकास होता है, इससे अधिक उत्पादन क्षमता देने वाली फसलों का विकास होता है, खाने योग्य वैक्सीन का विकास होता है, बहुत सारे लाभ हैं इसके। फिर अगला है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। देखिए सभी जीवधारियों में आणविक स्तर से लेकर के जीनी संरचना, आकार की संरचना तथा जीव समूह में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं होती हैं उन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है। और इसकी क्षति के कारण की अगर बात की जाए तो अतिदोहन है, सह विलुप्तता है, विदेशी जातियों का आक्रमण है, आवासीय क्षति है, आदि इसकी विलुप्तता के कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले देखिए सत्य फल जान लेते क्या होता है। सत्य फल वह फल होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित होता है, निषेचित अंडाशय से, उसे सत्य फल कहते हैं। और आभासी फल वह फल होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित नहीं होता है बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित हो जाता है, उसे आभासी फल कहा जाता है या असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, तो सेब पुष्प के पुष्पासन अथवा थैलमस से विकसित होता है, इसीलिए सेब को आभासी फल या असत्य फल कहा जाता है। जो अनिषेक जनित फल है वह फल होते हैं जो बिना परागण, बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं। मतलब बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को ही अनिषेक जनित फल या अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे अंगूर है, केला है आदि। फिर अगला क्वेश्चन है वहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वहित मल उपचार के 3 चरण होते हैं। 3। पहला चरण है प्राथमिक उपचार। यह उपचार बिना जीवाणुओं के होता है। इसमें वहित मल छोटे बड़े कण में अलग अलग किया जाता है, यानी वहित मल में जो छोटे बड़े कण होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। पहला है प्राथमिक उपचार। यह उपचार बिना जीवाणुओं के होता है और इसमें जो वहित मल में छोटे बड़े कण पाए जाते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। जो द्वितीयक उपचार है ये प्राथमिक उपचार से मिले पदार्थ को लगातार हिलाया जाता है और उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की जाती है। और
तीसरा है रासायनिक उपचार, तो इसमें उपचारित मल को या जल को जीवाणु रहित करते हैं, जो क्लोरीन डाल करके किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार से उपयोग किया है। तो देखिए, मृदा में बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह होता है और इस जीन समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित हो जाते हैं और इसी प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है और इसे बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु पैदा करता है। आपको बता दें कि इसमें लाभ पूछा गया है, तो इससे अधिक उन्नत किस्म वाली फसलों का विकास किया जाता है, कीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शीत निष्क्रियता, छद्मावरण, बायोपायरेसी। तो देखिए, शीत निष्क्रियता क्या होती है कि कुछ जीव शीत ऋतु से बचने के लिए अधिक अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसे ही शीत निष्क्रियता कहा जाता है। और जो छद्मावरण है, जैसे कोई जीव है वो शिकार उसका कोई ना करे, तो शिकारी से बचने के लिए वो क्या करता है कि अपने रंग रूप को बदल लेता है, तो उसे ही छद्मावरण कहा जाता है। और बायोपायरेसी क्या है, मैंने कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि बायोपायरेसी क्या है, वहितमल क्या है, सब आएगा। क्राई प्रोटीन्स क्या है आएगा, देखिए सब आया है। तो बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों को चुरा लिया जाना या कह लीजिए कि बिना उसकी अनुमति के यूज कर लेना, प्रयोग कर लेना, बायोपायरेसी कहलाता है। फिर आपको बता दें अगला क्वेश्चन है लैक ओपेरान से क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग मेरे चैनल से देखिए। पारजीवी जंतु क्या होते हैं, फुल वीडियो अपलोडेड है। आम के पेड़ की शाखा पर आर्किड का पौधा उग रहा है, आप आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन करें। तो सहभोजिता यहाँ पर होगी, सहभोजिता के बारे में आपको बताना है, परोपकारिता के बारे में बताना है। उपयुक्त आरेख की सहायता से सांभर तंत्र समिष्ट वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड की संरचना। स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना तथा भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरा अपलोडेड है, अलग अलग है, दोनों बीजांड की संरचना अलग है, भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया अलग है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। असंग जनन क्या है या अनिषेक जनन क्या कहलाता है। असंग जनन और अनिषेक जनन, रेड डाटा बुक, प्लेसेंटा, इन पर टिप्पणियां लिखना है। सब पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आवृतबीजी पुष्प की संरचना का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, देखिए आया है, असंग जनन भी बताया था, अनिषेक फलन भी बताया था, रेड डाटा बुक बताया था, प्लेसेंटा बताया था, सब कुछ आ गया है। क्वेश्चन हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। प्रतिरक्षा पर कई सारी वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सहज और रूपार्चित, सक्रिय और निष्क्रिय, सब कुछ अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चैनल में समझ सकते हैं। धन्यवाद। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 बायोलॉजी पेपर कोड 348 GR का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। देखिए, भ्रूणपोष की कोशिकाएं कहा गया है, तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। फिर अगला है, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। अगला है, टाइफाइड रोग के रोग जनक का नाम है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो दूसरा वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो पत्ती पर मोटी उपत्वचा है, रंध्र गहरे गर्त में है, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये गलत है, तो यही सही नहीं है। इसका मतलब चौथा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे के पराग कण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या लिखिए। तो देखिए, पराग कण जो होता है वो अगुणित होता है, तो पराग कण में गुणसूत्रों की संख्या 21 है। अब अंड कोशिका में भी 21 गुणसूत्र होंगे,
तो अंड कोशिका में 21 गुणसूत्र लिख देंगे क्योंकि ये भी अगुणित होती है। अब जो युग्मनज है अथवा जो जायगोट है ये द्विगुणित होता है अर्थात 2n होता है, तो 21 गुणे 2 हो जाएगा। इस तरह से युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 42 हो जाएगी, 42 हो जाएगी। फिर अगला है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो ऐसे एंजाइम का क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अथवा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर अगला है चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। देखिए चरघातांकी समीकरण होगा dn/dt इज इक्वल टू rn, dn/dt इक्वल टू rn। पात्रे निषेचन को संक्षेप में समझाइए। देखिए पात्रे निषेचन IVF कहा गया है, IVF को समझाना है यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन को समझाना है। और इसमें क्या होता है, यह निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है जिसमें स्त्री के अंडे को निकालकर उसके पति के शुक्राणुओं से निषेचित करवाया जाता है और इसके बाद जो जायगोट 32 कोष की अवस्था का बन जाता है तो स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और 9 माह के बाद बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से ये पात्रे निषेचन संक्षेप में हो जाएगा। फिर अगला है दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है दूध से दही बनाने में काम आता है। फिर अगला है अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक जनन के बारे में पूछा गया है, मतलब जब परागण और निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाए, निषेचन ना हो फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनित फल कहा जाता है। और केला है, अनानास है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला है सबयुग्मजी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। यदि किसी जीन रूप अथवा एलील में दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जीन समान है तो उसे समयुग्मजी, जैसे कैपिटल टीटी है तो पौधे के लंबेपन के लिए है, ऐसे ही स्मॉल टीटी है तो पौधे जो स्मॉल टीटी है ये बौनेपन के लिए है। तो इस तरह से समयुग्मजी हो जाएगा। फिर अगला है छायोद्भिद को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं छायोद्भिद कहलाते हैं और ऐसे पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, पीले पीले से होते हैं, जैसे मांस का पौधा होता है जिसको फ्यूनेरिया कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम बताइए। तो देखिए मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है बैसिलस थोरेंजिएसिस, वही इसको पैदा करता है। और क्या है अगर कहा जाए तो इस जीवाणु के प्लाज्मिड में एक विशेष जीन समूह होता है और इस जीन समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं वह जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित हो जाते हैं और इसी प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है। तो क्राई प्रोटीन हो जाएगा और इसको पैदा करने वाले जीवाणु का नाम मैंने पहले बता दिया, बैसिलस थोरेंजिएसिस। फिर अगला है बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए बायोरिएक्टर एक सिलेंडर के समान यंत्र होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। शुक्राणु जनन मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये, यानी शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को दिखाना है। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए इसमें क्या लिया था, लाल पुष्प लिया था, फिर सफेद पुष्प लिया था और दोनों में क्रॉस करवाया था तो गुलाबी पुष्प हुआ था, और फिर स्वपरागण करवाया था तो एक लाल पुष्प, फिर 2 गुलाबी पुष्प और फिर सफेद पुष्प। इस तरह से टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ये भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो मेरे चैनल में अपलोडेड है और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, देखिए आ गया है। फिर अगला है मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के
एक मठ में पादरी थे और इन्होंने 8 सालों तक लगातार मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल करके 2 प्रयोग और 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देते हुए अंतर बताना है। मैंने बताया था ये सभी क्वेश्चन मेंडल वाले भी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कई बार इसको मैंने रखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आ गया है। सक्रिय प्रतिरक्षा, जो आपका शरीर है वो खुद एंटीबॉडीज पैदा करे, रोगों के प्रति लड़े, एंटीबॉडी पैदा करे, तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा। और जब आपके शरीर में किसी दूसरे जीव की एंटीबॉडी को डाला जाए रोगों से लड़ने के लिए, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अंतर को देख लीजिए। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरजातीय स्पर्धा और सिंड्रोम, तो ये 2 पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है। मैंने बताया भी था सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। फिर पारिस्थितिकीय विविधता एवं आनुवांशिक विविधता में अंतर लिखना है। और फिर नेक्स्ट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा यानी अपरा को बताना है। पौधों में गुरु बीजाणु जनन को बताना है। और आरएनए तथा डीएनए में अंतर है, तो मैंने कई बार बताया था और अंतर में बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अंतर आ ही जाएगा। और देखिए आ गया इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर। जो आरएनए है ये केंद्रक के केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो डीएनए है ये केवल केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। बहुत बार इसको मैंने बताया था, टिप्पणी में पूछा जाएगा, टिप्पणी में पूछा जाएगा। और देखिए आ गया है कि सहोपकारिता क्या है और उदाहरण देकर के इसकी व्याख्या कीजिए। तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरि के मध्य अंतर बताना है। देखिए जैसे ये पौधा है तो बीज पत्र का आधार जो होता है उसे ही बीज पत्राधार कहा जाता है। जैसे ये पौधा है, ये बीज पत्र है, तो ये हुआ बीज पत्र का आधार, तो बीज पत्राधार हो गया। बीज पत्रोपरिक यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग बीज पत्रोपरि कहलाता है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसकी क्षति पहुंचाने वाले कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु उपाय क्या हैं? तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता होती है और इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आवृतबीजी पौधों में निषेचन, मैंने कितनी बार बताया था कि जैव विविधता जरूर आएगी। और आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है ये भी बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। और देखिए आ गया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। इस शॉर्टकट में मैंने बताया, डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। और फिर चिकित्सीय सगर्भता समापन है और फिर पुनर्योगस प्रोटीन है, आर्तोचक्र यानी एमसी है। तो इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। पेपर तो वैसे हो ही गया आपका। अथवा अगर आप ये नहीं करते तो मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम बताना है, जो बीजों वाला बताया था, बहुत ही सरल विधि से मैंने समझाया है। आप लोग चाहें तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। कितनी बार बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल पेपर में मैंने इसको रखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। और मनुष्य में लिंग निर्धारण आ गया है। परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बहुत ही आसान विधि से आप इस पर लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव और उसकी रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहलाता है। तो इसमें देखिए टिक पहले से लगा हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को केवल ऑप्शनल क्वेश्चन पहले ही वीडियो में बताए थे। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हो जाएगा इसका आंसर। फिर 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे? 50, क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए इसमें लघु बीजाणुओं के निर्माण 200 लघु बीजाणु बताया गया है। तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो आंसर होगा वनोन्मूलन। वनों का कटाव ही जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो राइजोबियम लेगुमिनिसेरम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का केवल एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से शुक्राणु की संरचना का चित्र बना देंगे। ऊपर ये सिर हो जाएगा, नीचे ये गर्दन होते हुए पूंछ इसी में बन जाएगी। इसे एक्रोसोम लिखेंगे, एक्रोसोम। ये सिर हो जाएगा, यहाँ से कह लीजिए कि ये मध्य भाग हो जाएगा, मध्य भाग। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये पूंछ हो जाएगी। इस तरह से बड़ा सा चित्र बना करके नामक नेचर कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों के नाम लिखना है। तो देखिए पहली गैस तो CO2 ही होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। CO2 के बाद में NO2 हो जाएगी, फिर मीथेन हो जाएगी, यानी CH4 मीथेन को, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं, CO2, NO2, मीथेन और CFC। फिर अगला है क्वेश्चन भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए जो नील हरित शैवाल होती है, जो साइनोबैक्टीरिया होती है, अथवा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA, ये जैसे नास्टाक है, एनाबीना है, एलोशायरा है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिनके मैंने नाम बताए हैं, ये जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है, वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और कुछ नील हरित शैवाल जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि को खेती योग्य भी बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। तो इसी तरह से लिख देंगे इसमें। फिर अगला है अनिषेक फलन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाइए। अनिषेक फलन है तो बिना निषेचन फल बनने की क्रिया ही अनिषेक फलन कहलाती है। निषेचन ना हो, फल बन जाए, उसे ही पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहा जाता है। उदाहरण कहा जाए तो आप केला ले लीजिए, केला हो जाएगा। बिना बीज वाला अंगूर हो जाएगा, अनन्नास हो जाएगा। अनिषेक फलन क्या होगा, बिना निषेचन फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। उदाहरण में केला, अंगूर, अनन्नास। उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कोर्स में तो नहीं है, लेकिन उपभोक्ता क्या होगा, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें ही उपभोक्ता, या कह लीजिए कि जो उत्पादकों को खाते हैं उन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे मेढक ने कीड़े मकोड़े को खाया तो मेढक उपभोक्ता हो गया, और कीड़े मकोड़ों ने कुछ और खाया, पत्ती, जैसे टिड्डा था, टिड्डा ले लीजिए, टिड्डा ने घास वास खाया, अब टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, तो ये जितने बाद में है ये सब उपभोक्ता हो जाएंगे, और जो पहले पौधा था ये उत्पादक हो जाएगा। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रकार तो दिया गया नहीं, उपभोक्ता ही पूछा गया है, इसलिए आप कोई भी स्थिति पे बता सकते हैं। फिर जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या हैं, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न की प्रचुरता आप लिख दीजिए, खाद्यान्नों की प्रचुरता हो जाएगी, खाने की कमी नहीं है। कम आयु में विवाह, निरक्षरता यानी अशिक्षा हो जाएगी, अशिक्षा। और ऐसे ही गरीबी आप लिख सकते हैं, गरीबी। तो बहुत सारे कारण हैं। जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए कहा गया है साथ ही में। तो जन्म नियंत्रण के उपाय यानी जन्म को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो गर्भ निरोधक गोलियों की सहायता से, गर्भ निरोधक गोलियों की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है। नसबंदी करके, नसबंदी के माध्यम से, नलबंदी के माध्यम से, कांडोम के द्वारा। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अगला है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो जो मलेरिया रोग है ये संघ प्रोटोजोवा का जो जीव होता है, संघ प्रोटोजोवा का सूक्ष्म जंतु प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। और कैसे, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से, मादा एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम से होता है, और इसको फैलाता कौन है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है।
यही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको करता है। और इसके रोकथाम के उपाय कहा जाए तो साफ सफाई रखनी चाहिए, खुला पानी नहीं रखना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना, बहुत सारे उपाय आप लिख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन चक्र का केवल एक रेखीय चित्र बनाइए। तो ये कोर्स से हटा हुआ, इसको हटा देंगे, इसकी कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर है, पुष्पक्रम किसे कहते हैं? शायथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्पों के समूह को पुष्पक्रम कहा जाता है। जब कई सारे छोटे छोटे पुष्प एक में लग जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम कहा जाता है। और यूफोर्बिया जो कुल है, यूफोर्बिया कुल के जितने भी पौधे हैं उसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। जैसे लाल पत्ती का जो पौधा होता है इसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। तो इसी का एक चित्र बना देंगे। फिर अगला है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त 2 उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित चित्र भी बनाइए। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जब मात्र पौधे के किसी भाग से नए पौधे का जन्म हो जाता है। जब मात्र पौधे के शरीर के किसी भाग से नया पौधा बन जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी इनमें निषेचन नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? उसके शरीर से ही कोई पौधा बन जाता है नया, तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उपयुक्त 2 उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखिए, आलू उदाहरण हो जाएगा पहला। तो इसमें देखिए यहाँ पर आंखें वगैरह निकली रहती हैं और इसको काट कर बोया जाता है, यानी इसी के शरीर से नए पौधे का जन्म हो जाता है, तो आलू हो जाएगा। और फिर दूसरा आप अदरक बता दीजिए। अदरक का चित्र भी बना देंगे और इसमें भी इस तरह से दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा अदरक, आलू अदरक, ये कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। फिर अगला है, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका बताइए। तो घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है? देखिए, जैसे दही बनाने में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव का योगदान होता है। और ऐसे ही पनीर बनाने में भी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस का उपयोग होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग होता है। पनीर बनाने में भी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। ऐसे ही अचार बनाने में भी तो बहुत सारे घरेलू उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें यानी जीएम फसलें कहा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में बताया गया है, जिनका जीन्स चेंज करके फसलें बनाई गई हैं। तो इसमें होता क्या है वास्तव में? जैसे एक कोई जीव है, एक कोई पौधा है, इसके डीएनए को ले लिया गया, दूसरे पौधे के डीएनए को ले लिया गया और इन दोनों पौधों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया, फिर उसको नए जीव में प्रवाहित कर दिया गया। अब उससे जो जीन बना, उससे जो फसल बनी, वही ही आनुवांशिक रूपांतरित फसल होती है। जैसे बीटी कपास था, फ्लेवर सेवर था, टमाटर है ये फ्लेवर सेवर था। तो ये अधिक उत्पादन देते हैं। जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं ये अधिक उत्पादन देती हैं, कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं और भी बहुत सारे इनके लाभ होते हैं। तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चाहें तो देख भी सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग, बहुत सारे उपयोग मैंने अब तक बताए हैं, कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उनको जाकर के देख लीजिए। चैनल पर अपलोडेड टोटल कोर्स इंटरमीडिएट का अपलोडेड है। अगला है, मरुद्भिद पौधों में विशेष आकार की अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। आकार की में क्या क्या अनुकूलन होते हैं? तो मरुद्भिद पर अनुकूलन मेरे चैनल में अपलोडेड है वीडियो, आप लोग जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशा से पराग कणों का कैसे विकास होता है। यानी इसमें क्या करना है आपको? लघु बीजाणु जनन वाला, देखिए प्रश्न को घुमाकर इन्होंने पूछा है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बताना है। अगला है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो इसमें कहा गया है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण के लिए जैसे यहाँ पर आप पुरुष को ले लीजिए XY, स्त्री को ले लीजिए, स्त्री में XX होता है, XX क्रॉस करवाएंगे तो XX पुत्री हो जाएगी और ये भी XX पुत्री हो जाएगी, XY पुत्र हो जाएगा, XY पुत्र हो जाएगा। तो देखिए, जो Y गुणसूत्र है, ये Y गुणसूत्र पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है।
पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। और वाई गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों में, वाई जो गुणसूत्र है ये पुरुषों में पाया जाता है। अब यहां कहा गया समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है? तो इसीलिए सही नहीं है क्योंकि उनमें तो वो गुणसूत्र पाया ही नहीं जाता है, उनमें तो वो लक्षण पाया ही नहीं जाता, उनमें केवल संतान जन्म के लिए होता है। और जो पुरुष होता है उसमें पुत्र जन्म के लिए गुणसूत्र होते हैं, वाई वाला। तो वाई गुणसूत्र है ही नहीं, तो इसलिए पूरी तरह से गलत है महिलाओं को दोष देना। फिर अगला है मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। मांसल फल ऐसे फल होते हैं जिसमें गूदा होता है, गूदेदार फल होते हैं। तो इस पर पूरे में तो इसका डिटेल मेरे चैनल से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वहां भी दे दिया है। फिर अगला है आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांतता का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक विकार क्या है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज क्या होती हैं? तो ऐसे रोग जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे रोग जो हमें माता पिता से मिलते हैं उन्हें ही आनुवांशिक रोग कहा जाता है, यानी जन्म से प्राप्त होते हैं वे क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। और वर्णांतता ये आनुवांशिक रोग है, ऐसे ही हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है, लिंग संलग्न का एक तरह से कह लीजिए। तो वर्णांतता में होता क्या है, वास्तव में वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं करना आता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ लीजिए। फिर अगला है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन की बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर। तो इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है डीएनए तथा आरएनए में कोई अच्छा अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ये अंतर आ सकता है 99% आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अंतर भी देख लेंगे, हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बताया था कोई एक देश है और वो दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का चोरी कर रहा है, उसको बताता भी नहीं है, उसकी आज्ञा भी नहीं लेता है, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। बायोपायरेसी क्या हुआ, कोई एक देश है और इस देश दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों की चोरी कर रहा है और उसको बता भी नहीं रहा है, बिना उसको बताए, बिना उसकी अनुमति के रहा है, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो पूरा डिटेल के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। कैंसर को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है कैंसर पर, बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ है, आप लोग जाकर देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर अगला है प्रजनन, पादप प्रजनन क्या है, नई आविष्कृत पादप प्रजातियों की खाद्य उत्पादन में क्या भूमिका होती है। तो पादप प्रजनन पर भी वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पशुपालन वाला देखिए कोर्स में इस कोरोना के कारण हटा हुआ है। अगर ये आप प्रश्न नहीं करते हैं तो पृथ्वी चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बता दें, मादा जनन तंत्र पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नर जनन तंत्र पर भी अपलोडेड है, बल्कि एनसीईआरटी के जितने भी कक्षा 12 के वीडियो हैं सभी लेक्चर की वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारिस्थितिक अनुक्रमण, वायु प्रदूषण, राष्ट्रीय उद्यान, वैक्सीन उत्पादन, संकटग्रस्त प्रजातियां। अगर आप ये टिप्पणियां नहीं लिखते हैं तो मानव उद् विकास पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए इन सब पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, केवल मानव उद् विकास पर नहीं है, बाकी सब पर है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगश डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं और परभक्षण, तो परभक्षण भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और पुनर्योगश डीएनए तो आएगा ही आएगा किसी न किसी नाम से, इसके कई सारे नाम हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, चैनल में जाकर के देखिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियो की लिंक भी दी है, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर सॉल्व कराएंगे बायोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो पहला है, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोरोना के कारण ये क्वेश्चन हटा हुआ है, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर भी इसका आंसर क्या होगा, तो डार्विन ने, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है, तो आंसर होगा चौथा, ये वाला
तप्त स्थल या हॉट स्पॉट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से एल्कोहल कौन सा उत्पादन करता है कवक? तो इसका आंसर होगा ईस्ट। और फिर अगला है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। तो आधारभूत इकाई उत्पादक होते हैं, उत्पादक यानी हरे पौधे होते हैं। उत्पादक केवल एक ही है, हरे पौधे। फिर अगला है, 2 वायु प्रदूषणकारी गैसों के नाम लिखिए। वायु प्रदूषणकारी जो वायु को प्रदूषित करती हैं, तो हो जाएगा NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 वायु प्रदूषक गैसें हैं। वायु प्रदूषणकारी गैसें कई बार क्वेश्चन आया, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। फिर अगला है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन गैस का क्या कार्य है? देखिए, जो ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, विकिरण होती हैं, उस पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यही कार्य है इसका। जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। फिर अगला है, प्रकृति में कार्बन चक्र का एक रेखीय चित्र बनाइए। तो ये कोर्स में नहीं है, हटा हुआ है, इसको हटा देंगे, इसके कोई दूसरा प्रश्न आएगा। फिर अगला है, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता क्या होती है? तो देखिए, जब किसी जीन के दोनों युग्मविकल्पी या अथवा कह लीजिए कि दोनों एलील एक साथ समान रूप से अभिव्यक्ति होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? सह प्रभाविता कहा जाता है। जैसे यहां पर लाल सांड है, ये जो सांड है लाल रंग का है, इसकी त्वचा के बाल कैसे हैं? लाल रंग के हैं। और गाय जो है सफेद रंग की है, यानी उसके बाल कैसे हैं? सफेद रंग के हैं। इनके बीच में संकरण कराया गया, तो इसकी जो संतानें होती हैं, इसकी संतानों के जो बाल होंगे, इनके जो पुत्र होंगे, लाल सांड था, सफेद गाय थी, इनके संकरण से जो संतान उत्पन्न होगी, इसके बाल लाल भी होंगे, सफेद भी होंगे, यानी लाल रंग के बाल भी उसके बीच बीच में उपस्थित होंगे और सफेद रंग के बाल भी उपस्थित होंगे। तो इसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी 2 उपयोग लिखिए। तो कृषि संबंधी उपयोग पूछे गए हैं, तो पहला तो ये हो जाएगा, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और आप बता सकते हैं कि कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, कीट नहीं लगते हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर अगला है, जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर। जैव विविधता क्या है? तो जीवों में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं होती हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसे रंग रूप में भिन्नता होती है, किसी का रंग अलग है, किसी का रंग अलग है। आकृति आकार में भिन्नता होती है। लेकिन जो वन्य जीव हैं, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि आते हैं, यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। फिर अगला है, संकटापन्न स्पेसीज अथवा विलुप्त प्रजातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकटापन्न ऐसी जातियां होती हैं जो संकट में हैं, जो दुर्लभ हैं, जो खो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जातियां जो विलुप्त की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, उन्हें ही संकटापन्न स्पेसीज कहा जाता है। और इस पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है, तो इस दंपत्ति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा? वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है, दोनों का विवाह हुआ, तो इसके पुत्र कैसे होंगे? तो इसके जो सभी लड़के हैं, सभी लड़के सामान्य पैदा होंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी, लड़कियां वर्णांधता की वाहक होंगी, वर्णांधता की वाहक होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो पिता से गुणसूत्र जाएगा एक्स वाला, वो एक्स गुणसूत्र वर्णांधता का वाहक होगा, उस पे वर्णांधता का जीन उपस्थित होगा, लेकिन वो अप्रभावी होगा, प्रभावी नहीं होगा, दिखेगा नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होगा, लड़कियां वर्णांधता की वाहक तो होंगी, लेकिन वो वर्णांध नहीं होंगी, दिखेंगे नहीं, सामान्य जैसे ही दिखेंगी। तो दिखने में वर्णांध नहीं होंगे, लेकिन देखा जाए तो लड़के जो हैं ये बिल्कुल सामान्य होंगे और लड़कियां वाहक होंगी। फिर अगला है, जैव विकास क्या है? मनुष्य में किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो ये कोर्स से कोरोना के कारण हटा हुआ है, इसको हटा देंगे। 2 अवशेषी अंग मैंने कई बार बताया, कृमि रूप परिशेषिका है,
निमेशक पटल है। और जीवोत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये भी कोरोना के कारण हटा हुआ, इसके कोई दूसरा प्रश्न आएगा। जैव विकास, तो ये भी देखिए जैव विकास से संबंधित प्रश्न है, इसको भी हटा देंगे। है एंजाइम चिकित्सा क्या है, यह जीनी चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी में जो रोगों की रोकथाम होती है और रोगों का निदान होता है, नियंत्रण होता है, चिकित्सीय कारक, जेनेटिक रोगों का सुधार, जनन चिकित्सा नियंत्रण, ये सब जीन चिकित्सा के माध्यम से होते हैं। जबकि जो एंजाइम चिकित्सा है ये स्थायी नहीं होती है। जीन चिकित्सा स्थायी होती है, एंजाइम चिकित्सा अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है। अनुकूली विकिरण उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों या जातियों के विकास की प्रक्रिया या प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक जाती है, उसे ही या प्रसारित होती कह लीजिए अनुकूली विकिरण कहा जाता है। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों या जातियों के विकास की प्रोसेस एक बिंदु से शुरू होकर के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होती है, जाती है, उसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर परीक्षा में। तो देखिए जैसे कोई एक जीव इधर है, दूसरा जीव इधर है, इसका डीएनए निकाला गया, इसका डीएनए निकाला गया, दोनों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया, तो इसी नए डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। उसके बहुत सारे उपयोग हैं। जेनेटिक रोगों को दूर किया जाता है और अधिक उत्पादन क्षमता वाले जीवों की वृद्धि की जाती है। बहुत सारे उपयोग लिख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड चैनल में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जेल विद्युत कण संचालन तकनीक को समझाइए। इसका मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाना है। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, डीएनए खंडों को अलग करने की तरीके की मशीन है। इसमें क्या होता है, इस तरीके बना होता है ट्रे जैसा, यहाँ पर गड्ढे होते हैं, इसमें डीएनए सैंपल को डाला जाता है, फिर विद्युत करंट प्रवाहित किया जाता है और बड़े खंड इधर फिर धीरे करके छोटे खंड दूर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से डीएनए खंड अलग हो जाते हैं। अगर इस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पारजीनी अथवा ट्रांसजेनिक जंतुओं के उत्पादन की दो मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है आप लोग जाकर के देख लीजिए। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, उन पौधों के अंगों के नाम लिखिए जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है जब पौधे के किसी अंग से नए जीव का विकास हो जाए, नया पौधा बन जाए, तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति मैंने बताया था कृषि से संबंधित है। संकर ओज भी पिछले वीडियो मैंने बताया है, डिटेल से समझने के लिए पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए। आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखिए। नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखनी है, इसका मतलब मेल गेमेटोफाइट को बताना है। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आवृत बीजी पौधों के पुष्प के बीजांड की लंब काट, बीजांड की काट और पराग कोष की काट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों चित्र अच्छे से सब लोग समझ लेंगे। हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ा है जिसमें मैंने 10 चित्रों को बताया है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर के उनको देख लीजिए। फिर अगला है बीटी फसलों पर संक्षेप में विवरण दीजिए। बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है और इस जीवाणु का प्रयोग करके जो फसलें बनाई जाती हैं वो बीटी फसलें कहलाती हैं। यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस जो सूक्ष्म जीव है ये एक एंटीटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। वो एंटीटॉक्सिन प्रोटीन जो होता है वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, कीटों को नहीं लगने देता है। तो इस पर वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। संरचना अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। बहुमूर्ता क्या है, जैव प्रबलीकरण क्या है, दोनों पर टिप्पणियां मेरे चैनल में अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पारतंत्र के घटक रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। तो ये दोनों टिप्पणियां अब नहीं आएंगी क्योंकि ये कोरोना के कारण कोर्स से हटी हुई है, इसकी जगह कोई दूसरी आएंगी। फिर अगला है बहुविकल्पीय क्या है, एबीओ रुधिर वर्गों का वर्णन कीजिए तथा उनकी वंशागति का
समझाइए। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो अथवा लगा है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय है, उत्परिवर्तन इन पर टिप्पणियां लिखना है। फिर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के, तो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे चैनल में अपलोडेड है। 2 वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगर ये प्रश्न आप नहीं करते हैं तो अथवा लगा। प्रजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के नर तथा मादा लैंगिक अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोनों का पूछा गया है। पहले प्रजनन तंत्र की परिभाषा लिखिए, जनन क्या है, फिर नर और मादा दोनों के चित्र बना करके उनको समझाना है। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2016 का बायोलॉजी क्लास 12 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? जो निद्रा रोग है, तो निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस होता है, और ये किस जंतु के द्वारा होगा? तो ये ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा निद्रा रोग हो जाता है। आपको बता दें, जो प्लाज्मोडियम है इससे मलेरिया रोग हो जाता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो जाता है, ट्रिपैनोसोमा से क्या हो जाता है? निद्रा रोग हो जाता है, अफ्रीकी निद्रा जिसको कहा जाता है। और युगलिना जो है, यह युगलिना जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी है। अमीबा सबसे सूक्ष्म जीव है, अमर जंतु कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी माना जाता है? सरीसृप और पक्षी को जोड़ने की कड़ी बताना है। तो देखिए, आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का कारण है? सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है, ये ओजोन परत का क्षय करती है। और कहाँ मिलती है? तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है? तो द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में पूछा गया तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? कीस्टोन, तो किसी समुदाय में उपस्थित जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली जातियां कीस्टोन जातियां कहलाती हैं। कोई समुदाय है, किसी समुदाय में उपस्थित ऐसी जातियां जो दूसरी जातियों को प्रभावित करती हैं, या कह लीजिए कि उपस्थित जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, दूसरी जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, तो उन्हीं जातियों को क्या कहा जाता है? कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। फिर अगला है, पूर्ण मूल परजीवी का नाम लिखिए। पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण रूप से जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, परजीवी हो। तो देखिए, पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेक्सिया है, रेफ्लिसिया होता है। और ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, लगभग में 10 किलोग्राम का पुष्प होता है रेफ्लेक्सिया का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों का चुनाव किया था, 7। और 2 के नाम में आप बता सकते हैं कि तने की लंबाई और दूसरा बता दीजिए बीजों की आकृति। फिर अगला है, जावा मानव व निएंडरथल मानव में अंतर लिखिए। तो ये देखिए, ये कोर्स से हटा हुआ कोरोना के कारण, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर अगला है तीसरा, जैव प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, कई बार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से समाज के लिए, या मानव समाज के लिए कर लीजिए, मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या बताएंगे? सूक्ष्म जीवों की सहायता से मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एड्स पर टिप्पणी लिखिए। तो जो एड्स है, AIDS, तो एड्स है, ये यौन संचारित रोग होता है। यौन संचारित रोग होता है एड्स,
यौन संचयित रोग है, इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ए से एक्वायर्ड इम्यूनो, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम होता है। और ये HIV वायरस से होता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, HIV वायरस से। और आपको बता दें कि ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है, एक तरीके का रेट्रो वायरस होता है। और ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म करता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, फिर धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे रोग घेर लेते हैं और अंत में व्यक्ति मर जाता है। इस पर अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है? तो लिम्फोसाइट को प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहा जाता है। और ये दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, सुरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। और जो बाहर से सूक्ष्म जीव आते हैं उन सूक्ष्म जीवों को भक्षण करती हैं, उनको खत्म करती हैं, नष्ट करती हैं, ताकि हमारे शरीर की रक्षा हो। तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं, इसीलिए इनको विनाशी कोशिकाएं कहा जाता है, वो भी प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं। तो किसका विनाश करती हैं? सूक्ष्म जीवों का विनाश करती हैं, जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी रोगजनक होते हैं उनको नष्ट करती हैं। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार के RNA एवं उनके कार्य लिखिए। तो देखिए, RNA मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। इन तीनों के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख भी सकते हैं। mRNA, rRNA, tRNA 3 प्रकार के RNA होते हैं। ये जो mRNA है ये केंद्रक से आवेश लेकर के राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। तो mRNA जो होता है ये केंद्रक से आवेश लेकर राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। जो rRNA होता है ये राइबोसोम को बनाने में भाग लेता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण करता है। और जो tRNA है ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियां व संकट मुक्त जातियों में अंतर लिखिए। देखिए, ऐसी जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। भाई संकट है उन पर, इसीलिए समाप्त होने की कगार पर हैं। तो समाप्त होने के कगार पर हैं तो उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। संकट मुक्त का मतलब है उनके ऊपर संकट कोई नहीं है, समाप्त नहीं हो रही हैं। तो ऐसी जातियां जो समाप्त नहीं हो रही हैं उन्हें संकट मुक्त जातियां कहा जाता है। तो अंतर ये लिख देंगे। अगला है, पृथक्करण का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो पृथक्करण के नियम में क्या होता है, जैसे मेंडल ने लिया था ये शुद्ध लंबा पौधा, इधर लिया शुद्ध बौना पौधा, ये शुद्ध लंबा था, ये शुद्ध बौना था, ये 2 पौधे लिए, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो इन्हें लंबे पौधे प्राप्त हुए। संकर लंबे थे, ये लंबे पौधे थे, वो लेकिन कैसे थे, संकर लंबे पौधे थे। अब इनके बीच में इन्होंने स्वपरागण करवाया। स्वपरागण कराने पर इन्हें फिनोटाइप के आधार पर 2 तरीके के और जीनोटाइप के आधार पर 3 तरीके के पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर शुद्ध लंबे थे, यहाँ पर संकर लंबे थे और यहाँ पर शुद्ध बौने थे, शुद्ध बौने। तो अगर फिनोटाइप के आधार पर देखा जाएगा तो तीनों लंबे पौधे हैं, इसका 3:1 का अनुपात हो जाएगा, ये फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप के आधार पर देखा जाएगा तो जीनोटाइप के आधार पर क्या है, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये संकर लंबे पौधे हैं और ये शुद्ध बौना पौधा है। तो जीनोटाइप के आधार पर 1:2:1 का अनुपात होगा। तो इस तरह से बता देंगे। मलेरिया व आपाहिसाल लिखा हुआ आते, तो जो मलेरिया है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो प्लाज्मोडियम है ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है। प्लाज्मोडियम ये संघ प्रोटोजोआ का सूक्ष्म जंतु है और इसी से मलेरिया रोग हो जाता है। और इसको फैलाता कौन है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक है, फैलाने का कार्य करती है। फिर जो आमा अतिसार है, आमा अतिसार में क्या होता है कि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एंट अमीबा ये भी
जो जीव है ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु है सूक्ष्म, और ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, आंतों से बीमारी, आंतों की बीमारी आंतों में जाकर के चिपक जाता है और वहीं से खून चूसता रहता है, तो क्या हो जाता है, आमातिसार रोग हो जाता है। फिर अगले पर आते हैं तप्त स्थल। दो तप्त स्थलों के नाम। तप्त स्थल क्या है? फिर अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल क्या है, कि इन्हीं दो तप्त स्थलों के नाम लिखना है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है और मानवीय क्रियाकलापों के कारण यहां पर संकट उत्पन्न हो गया है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण यहाँ पर संकट उत्पन्न हो गया है, तो ऐसे ही क्षेत्रों को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है, जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। और भारत के दो तप्त स्थल अगर बताना हो, दो तप्त स्थलों के नाम कहा गया है, तो पश्चिमी घाट तप्त स्थल, पश्चिमी घाट तप्त स्थल, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी घाट तप्त स्थल। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। डीएनए अणुओं में नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, आनुवांशिक कोड कहलाता है या जेनेटिक कोड कहलाता है। क्या हो गया? डीएनए अणुओं में नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाता है। ये ट्रिपलेट होते हैं। इसकी कोई 4 विशेषताएं लिखने के लिए कहा गया है। तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, यहाँ वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर अगला है आनुवांशिक रोग क्या है। मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। आनुवांशिक रोग ऐसे रोग जो आपको माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे रोग जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? आनुवंशिक रोग कहा जाता है, जेनेटिक डिसीजेस कहा जाता है या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज कहा जाता है, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। जेनेटिक डिसीजेस में है शुगर की बीमारी आप ले सकते हैं, डायबिटीज जो होती है, और इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, वर्णांधता है, हेमोफीलिया है, सब क्या होते हैं? जेनेटिक डिसीजेज होते हैं। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महत्व के किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखिए तथा इनके द्वारा उत्पादित पदार्थों के उपयोग। तो देखिए आर्थिक महत्व के 2 कीटों के अगर नाम की बात की जाए तो आप रेशम का कीट बता सकते हैं, रेशम कीट, और दूसरा मधुमक्खी बता सकते हैं, मधुमक्खी। इस तरह से लाख का कीट भी होता है, उससे रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के कपड़े वगैरह बनाने में काम आता है। रेशमी जो कपड़े होते हैं, चादर होती है रेशमी, कंबल होते हैं, इस तरह से बनाने में काम आता है। जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है और ये शहद विभिन्न प्रकार की दवाओं में प्रयोग किया जाता है, खांसी सर्दी जुकाम में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारा इसमें लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार के पिरामिड का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए कोरोना के कारण ये क्वेश्चन हटा हुआ है, इसके कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाने वाले किन्हीं 2, तो ये भी हटा हुआ है, चैप्टर हटे हुए हैं। फिर ऊतक संवर्धन क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के नाम लिखिए। तो इस पर वीडियो अपलोडेड चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। ऊतक संवर्धन तो कल्चर टिश्यू होता है। फिर अगला है परिपक्व पराकोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो देखिए मैं चित्र दिखा रहा हूं या मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, इस पर चित्र जाकर के आप देख सकते हैं। इस तरह से बना हुआ है और इसमें विभिन्न कोशिकाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर ये 4 परागपुट होते हैं और इन्हीं के अंदर परागकण बनते हैं और यहाँ पर योजी होता है। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। फिर परिपक्व बीजांड की अनुदैर्घ काट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बीजांड का भी चित्र आ गया है, पराकोष का भी। दोनों चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप लोग बना लेंगे। फिर अगला है बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी यानी बैसिलस थोरेंजिएसिस जो सूक्ष्म जीव होता है, ये एक प्रकार का एंटीटॉक्सिन विष उत्पन्न करता है, एंटीटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है और उसी प्रोटीन की सहायता से जो सूक्ष्म जीव फसलों पर आक्रमण करते हैं वो प्रोटीन उनको नष्ट करता है, कीड़ों को नष्ट करता है, कीटों को मारता है।
तो इस पर टिप्पणी आप लिख सकते हैं। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, इसे पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता का, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर बोर्ड परीक्षा में। पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जैव विकास से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हटा हुआ, इसके कोई दूसरा आएगा। लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिखा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला दोनों अच्छे से तैयार कर लेंगे। पशुपालन क्या है, ये कोर्स से हटा हुआ है। एमनियॉन के 4 प्रमुख कार्य लिखे, तो आप चाहें तो एमनियॉन के कार्य लिख सकते हैं। मेरे वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख लीजिए। मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखते हैं, यानी मेंडल के बारे में पूरी जानकारी आपको इस बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी आप वहीं से वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।